नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। धनतेरस के मौके पर बुजुर्गों को पीएम मोदी का बड़ा उपहार, पूरी की चुनावी वादों की एक और गारंटी। आयुष्मान योजना का विस्तार, अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मिलेगा मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने को बताया सरकार की प्राथमिकता। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी संग्राम के लिए नामांकन खत्म। दोनों राज्यों में कई बड़े नेताओं ने अंतिम दिन भरे पर्चे। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों के कमीशन बढ़ाने की घोषणा की। दूर दराज के स्थानों पर स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राज्य माल ढुलाई को युक्ति संगत बनाने का निर्णय। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आएगी कमी। स्मृति मंधाना के शतक और हरमनप्रीत के अर्धशतक के बल पर भारत ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। सीरीज पर जमाया 2-1 से कब्जा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम ने 12,800 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव की अपनी एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की शुरुआत की। अब इस आयु वर्ग में आने वाले किसी भी आय वर्ग के लोग मुफ्त इलाज की सुविधा हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान पीएम ने कुछ ऐसे लाभार्थी बुजुर्गों को हेल्थ कार्ड भी सौंपे। पीएम ने चुनावी गारंटी पूरा होने पर संतोष जताया, तो वहीं राजनीतिक कारणों से दिल्ली और बंगाल में योजना लागू न किए जाने पर पीएम ने कटाक्ष किया। मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किए जाने का जिक्र करते करते पीएम भावुक हो गए। दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। पीएम ने देश भर में 2000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना और आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होने का जिक्र किया। पीएम ने अपनी सरकार की स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभों को भी गिनाया। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। पीएम ने लगभग 13,000 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चरण 2 का उद्घाटन, 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत,
गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल का शुभारंभ और चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन जैसी पहल शामिल हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली एम्स में मेडिकल ड्रोन सुविधा का उद्घाटन किया गया। मेडिकल ड्रोन सुविधा के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक की मदद से एम्स तक सैंपल पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। आज रायबरेली एम्स को एक ड्रोन के माध्यम से जो रूरल एरिया में हमारे CSCs, PSCs हैं उनके सैंपल्स ला करके और टेस्ट करा करके और उनको रिपोर्ट देने का काम भी हमारे एम्स में हो रहा है। 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सहित गुवाहाटी एम्स के कार्यकारी निदेशक अशोक पुराणिक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार असम में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। Narendra Modi ji has inaugurated many new facilities in AIIMS Guwahati, including a shelter home, a newly built modern state-of-art auditorium, and also many advanced equipments like 3 Tesla MRI. I'd like to convey my deep gratitude to Prime Minister Narendra Modi and Union Health Minister JP Nadda for giving a new direction to AIIMS Guwahati and making it one of the topmost institutes of the country. आज बहुत ही खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने करीब 70 से ऊपर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का समर्पण किया है जहां पर अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। और चूंकि हमारे जो परिसर का उद्घाटन हो चुका था 14 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद हमने कुछ सुविधाएं और इसमें जोड़ी हैं, जिसमें एक बहुत भव्य, जिसमें अभी आप खड़े हैं वो ऑडिटोरियम है। करीब 750 लोग एक साथ यहाँ पर के प्रोग्राम देख सकते हैं और कर सकते हैं। कि प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए एक जो चिकित्सा का इंश्योरेंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान योजना, वय वंदन योजना उन्होंने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के जरिए देश भर के आयुर्विज्ञान संस्थानों में अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। इसमें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, चंबा और सोलन को भी स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी गई। उन्होंने हिमाचल के बिलासपुर में एम्स संस्थान, चंबा मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट और सोलन के नालागढ़ में औद्योगिक प्लांट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 16 एम्स संस्थानों की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, चंबा और सोलन को भी स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली दिल्ली से इन परियोजनाओं की शुरुआत की और इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और कई राज्य मंत्री व सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर एम्स के लिए ड्रोन सुविधा की भी आज शुरुआत की है। इसके तहत मरीजों के तत्काल जरूरत वाली सुविधा ड्रोन से मिलनी शुरू हो पाएगी। प्रधानमंत्री ने 178.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। कुल 231 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास किया गया है। 31 बिस्तरों वाले ICU की सुविधा, ब्लड बैंक और जन औषधि केंद्र की भी शुरुआत की गई है। साथ ही चंबा में भी क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। करीब 11 करोड़ 55 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट से मरीजों को बड़ी सुविधा चंबा में मिल पाएगी। बिलासपुर में इसे लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा विधायक रणधीर शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जो सभी एम्स हैं उनके लिए हजारों करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारे इस कोठीपुरा एम्स के लिए भी 231 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिसमें 178 करोड़ रुपए आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके शिलान्यास हुए हैं, जिसमें हॉस्टल्स हैं, लेक्चर थिएटर्स हैं और अनेक अन्य जो हमारी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सुविधाएं हैं। उधर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। अपने क्षेत्र के में एक ऐसी सौगात माननीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से मिल रही थी। पहले लोकसभा सत्र में मेरे मन में क्या है और मेरे तेवर कैसे हैं वो मैंने दिखा दिए थे। मुझे कम से कम 5 बार लोकसभा में बोलने का सौभाग्य मिला। मैंने चंबा के लिए किसी अच्छे औद्योगिक संस्थान की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुल 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 साल व इससे ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल करने की योजना की भी शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में हुई है। वर्चुअल माध्यम से हुई इस समारोह में पीएम ने 40 से अधिक स्थानों से जुड़े इन नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 40 से अधिक स्थानों से जुड़े इन युवाओं को पीएम ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद इस पहली दिवाली को बेहद खास बताया। इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। केंद्र और एनडीए सरकारों द्वारा लाखों युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का जिक्र करते हुए पीएम ने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने के कल्चर को सराहा। पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास पर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च भी रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा कर रहा है। पीएम ने कहा कि 1 दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जबकि अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास से भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। पीएम ने पिछली सरकारों में नियत और नीति के अभाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज सरकार नए नए क्षेत्रों को बढ़ावा देकर युवाओं को अवसर मुहैया करा रही है। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीए की तुलना में एनडीए के आंकड़ों को सामने रखा। 2004 से लेकर के 2014 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियुक्तियों की संख्या रही 2,56,408। इसकी तुलना में आपके कार्यकाल में सन 2014 से लेकर के 2024 तक यही संख्या दुगनी से अधिक 5,33,369। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के दौरान 5,02,502। युवा भारत के सशक्तिकरण में रोजगार मेला जैसी पहल बेहद कारगर है। वहीं इसमें शरीक नवनियुक्त युवाओं के लिए पीएम का संदेश भी साफ है कि हम जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्र सरकार द्वारा देश की अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कर्नाटक में भी मेले का आयोजन हुआ। इस मेले के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। ये सब वितरण जो हो रहा है यहाँ पे, वो सर मतलब एज हम सब के लिए एज ए प्राउड फीलिंग है। तो सर ये दिया तो उसके लिए हम सबका आभारी रहेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी का और पूरा जितना भी मतलब मिनिस्टर्स हैं उनका सब। I'm very excited about this event and I'm very thankful for the Indian government for giving me this opportunity. Here we can make out that how the government has utilized the youth and placing in different streams. First, I would like to express my sincere gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving me this wonderful opportunity, and also I am blessed to receive my appointment order. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों में देश के 40 स्थानों पर 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राजस्थान के जयपुर के महावीर स्कूल में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ 143 लोगों को नियुक्ति दी गई। जयपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए और युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार मेले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पारदर्शी तरीके से 40 स्थानों पर 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया। इसमें किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जिनको नौकरी मिलनी है नियमानुसार उनको सबको मिलेगी। तो ये जो व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसके तहत आज जयपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन था और आपने देखा होगा कि यहाँ भी 143 लोगों को हमने रोजगार के जो नियुक्ति पत्र हैं वो दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये अमृत काल है। 75 साल हम कैसे चले, कहाँ तक पहुँचे, इसका हमने विश्लेषण किया आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान, और उसी में ही एक ऐसा भाव आया कि आगे के 25 साल के लिए जो हमारा रोड मैप है, वो रोड मैप है देश को विकसित भारत बनाना। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से खारिज किया है। चुनाव आयोग ने अपने विस्तृत जवाब में कहा है कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, उनकी पुख्ता जांच के बाद आयोग के सामने जो साक्ष्य हैं, उसके आधार पर उनके सभी आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सहित समस्त राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगाने से पहले साक्ष्यों और तथ्यों की जांच कर लिया करें, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को चोट पहुंचती है। आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव कराता है। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन बरकरार है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। मंगलवार को महायुति और महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कामठी विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भंडारा ने जिले की साकोली सीट से नामांकन भरा। शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इसी सीट से शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना से संजय निरुपम ने डिंडोशी सीट से अपना नामांकन भरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव में जीत का दावा किया। वहीं एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने चुनाव के शांतिपूर्वक रहने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने, हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर कोहले जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उन्हें शांति से चुनाव करना चाहिए। अपना जो प्रोग्राम है लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए
और आम जनता उन्हें ठीक लगी इसका स्वीकार करे। वहीं नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन बरकरार है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं और उम्मीदवारों के बीच कई तरह की दुविधाएं हैं। एमवीए में कई नेता दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा की 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी में कुल 279 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, जबकि 9 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वहीं नामांकन वाले दिन भाजपा ने भी चौथी लिस्ट जारी की, तो वहीं शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी 5 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी की। अब तक एनसीपी के 88 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव है। इसको लेकर नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख थी। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। आज पूरे दिन प्रत्याशियों ने पूरे दमखम और हजारों समर्थकों के साथ प्रदेश के कई सीटों पर नामांकन दाखिल किए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। भाजपा के गमलील हेम्ब्रम ने बरहेट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। झारखंड विधानसभा में सत्ता में बैठे जेएमएम और विपक्ष में बैठी भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गांडेय से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने कहा है कि झारखंड की जनता का उन पर विश्वास और प्यार है, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा और कहा कि 5 वर्षों से झारखंड की जनता तंग आ चुकी है। तो 7 सीटों पर लड़ रही राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। झारखंड को लुटेरों और ठगों से, बिचौलियों से और दलालों से मुक्त करना है, और सबसे अधिक दलाल और बिचौलिया और लुटेरा इसी साहेबगंज जिला में। गरीबों के अनाज तक कोई लोगों ने लूट करके बेच खाया है और आज किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आप पता कर लीजिए। हमने कहा है कि सरकार बनेगी तो ऐसे भ्रष्ट अफसर, उन लोगों को जेल में उन लोगों की जगह होगी, वहां पहुंचा देंगे। झारखंड की जनता का जो विश्वास है, और बहुत आश्वस्त हूं कि इस बार झारखंड की आधी आबादी वो हमारे साथ तो है, और उनके साथ हमारे जो भैया और हमारे बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ में हैं। एक तरफा माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा पूरी तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होने जा रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सतर्कता आयोग 28 अक्टूबर 2024 से सतर्कता जागरूकता अभियान सप्ताह मना रहा है। इस अभियान को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीवीसी के नाम संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि केंद्रीय सतर्कता आयोग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है, जिसका विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति। ये विषय हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी हमारे देश की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण की नींव है। ईमानदारी समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, जिससे विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। नागरिकों के रूप में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी के मूल्य के प्रति दृढ़ रहें। ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर आधारित अपने कार्यों के माध्यम से हम एक मजबूत और अधिक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की इस पहल में नागरिकों की व्यापक भागीदारी होगी। मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़ी पूरी टीम की सराहना करती हूं। मैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय नौसेना के वार्षिक कार्यक्रम स्वावलंबन 2024 में भाग लिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने नवाचार और आत्मनिर्भरता को लेकर भारतीय नौसेना के प्रयासों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश में नवाचार और टेक्नोलॉजी को लेकर एक संस्कृति विकसित हुई है। आत्मनिर्भरता को लेकर इंडियन नेवी का प्रयास बेहद सराहनीय है। मैं कई मौकों पर और कई मंचों से इंडियन नेवी की इस बात को लेकर तारीफ भी कर चुका हूं।
मेरी दृष्टि में इंडियन नेवी एक प्रकार से इनोवेटिव नेवी है। इनोवेशन और आत्मनिर्भरता के प्रति आपका संकल्प आपके द्वारा कराए जा रहे इस कार्यक्रम में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुझे बताया गया कि आज आप सब ने फ्यूचर वारफेयर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम के ऊपर सेशंस भी आयोजित किए हैं। मैं यह भी देख पा रहा हूं इस बार के इवेंट में पिछले 2 इवेंट्स की तुलना में ज्यादा पार्टिसिपेशन हुई है। ये सारी चीजें यह दिखाती हैं कि देश में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर एक वाइब्रेंट कल्चर डेवलप हुआ है। कर्नाटक की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आखिरकार झुक गई है। अब सरकार ने फैसला किया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की 1500 एकड़ जमीन पर मनमाने तरीके से अपना दावा ठोंकने के बाद जारी किए गए नोटिस को वापस ले लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कर्नाटक सरकार को आखिरकार अपने फैसले से पीछे हटना ही पड़ा। विजयपुरा जिले में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा ठोके गए दावे के बाद सरकार ने जारी किए गए नोटिस को वापस लेने का फैसला किया है। मामले में बढ़ते दबाव के बाद सोमवार को राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल मीडिया के सामने आए और किसानों को भेजे गए नोटिस को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति में बदलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। पाटिल ने कहा कि प्रशासन को जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर गलती हुई कैसे। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इसकी पुष्टि की। हम हर एक को जो भी है लीगल जो भी है, हम अभी कोई भी रहने दो, अभी फार्मर छोड़ दो, आप किसान छोड़ दो, आप अभी आपकी भी अगर प्रॉपर्टी किसकी भी आम आदमी की अगर है ना, तो हम लोग ले सकते क्या? भाजपा पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। And now he is giving some sort of assurance after doing a U-turn, saying that no lands of farmers will be taken. But Siddaramaiah ji, how do we believe you? You are the same person who said no scam in Muda, then your wife was returning the Muda land. Khadge ji said no scam in Aerospace Park, he was returning the land of Aerospace Park. मामला कुछ यूं है कि कर्नाटक के विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुका स्थित होनवाड़ा गांव के करीब 41 किसानों को हाल ही में जिला प्रशासन की तरफ से एक नोटिस मिला, जिसमें उनकी 1500 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया। नोटिस में दावा किया गया कि ये जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह के अधीन है और वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित है। वहीं किसानों का कहना है कि उनके गांव में इस नाम की कोई दरगाह है ही नहीं और ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। नोटिस मिलने के बाद किसानों ने जमकर इसका विरोध किया, जिसके बाद सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दरअसल अक्टूबर 2024 में कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया गया था। इसके बाद किसानों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश जारी हुआ। इस पर हुए विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने यू टर्न लेते हुए किसानों को जारी नोटिस वापस लेने की घोषणा की। राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि राजपत्रित अधिसूचना में त्रुटि के कारण ऐसा नोटिस जारी हुआ। वहीं 2024 अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष राहुल खड़गे ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIADB के CEO को पत्र लिखकर सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को आवंटित 5 एकड़ भूखंड का स्वामित्व रद्द करने की मांग की थी। सिद्धारमैया सरकार ने मार्च महीने में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन दी थी, जिस पर विवाद हुआ था। भाजपा ने भूखंड आवंटन पर सवाल उठाकर इसे सत्ता का दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों का टकराव बताया था। वहीं अक्टूबर 2024 में मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य लोकायुक्त की FIR का संज्ञान लेते हुए ईडी द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मुडा को पत्र लिखकर 14 भूखंडों को लौटाने की पेशकश की थी। वहीं सितंबर 2024 में कर्नाटक शिक्षा विभाग ने PU कॉलेज के प्रिंसिपल BG रामकृष्ण को मिले सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल पुरस्कार पर रोक लगा दी थी। शिक्षा विभाग ने ये फैसला SDIP के कड़े विरोध के बाद लिया था।
एसडीआईपी ने ट्वीट कर प्रिंसिपल रामकृष्ण को पुरस्कार मिलने पर आपत्ति जताई थी। रामकृष्ण ने 2 साल पहले हिजाब विवाद के बीच छात्राओं को कॉलेज में एंट्री करने से रोक दिया था। सितंबर 2024 में ही कर्नाटक सरकार की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया था। कर्नाटक सरकार ने अपने परिपत्र में राज्य के विभागों को भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ कारोबार करने से परहेज करने का विवादास्पद निर्देश दिया था। कर्नाटक सरकार ने अपने विवादास्पद निर्देश को बाद में वापस ले लिया था। वहीं जुलाई 2024 में कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर काफ़ी विरोध और विवाद हुआ था, जिसके चलते कर्नाटक कैबिनेट ने अपना फैसला स्थगित कर दिया था। लक्ष्मणगढ़ में धनतेरस के मौके पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सालासर से आ रही एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई, जिससे मौके पर ही 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में करीब 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल ले जाया गया है। वहां से घायलों को सीकर व जयपुर रेफर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में हुए बस हादसे पर शोक जताया है। पीएमओ द्वारा जारी संदेश में लिखा, राजस्थान के सीकर में हुआ बस हादसा हृदय विदारक है। इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने का संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। सीकर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है। उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति और भजनों से रामनगरी राममय हो उठी है। शाम होते ही राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट और राम कथा पार्क का पूरा क्षेत्र रोशनी से नहा उठता है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकाश के महापर्व का आयोजन हो रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित दीपोत्सव महापर्व का ये 8वां संस्करण है। साल 2017 से शुरू हुई अयोध्या दीपोत्सव की परंपरा हर साल नए कीर्तिमान बनाती है और इस बार ये और भी विशिष्ट है, क्योंकि 500 वर्षों का अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है और रामलला अपने दिव्य भव्य नव मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। मुख्य आयोजन स्थल राम की पौड़ी को अलौकिक रूप में सजाया गया है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को सजाने और जलाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को लगाया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने वाले युवा बेहद उत्साहित हैं। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं
और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दीप वगैरह लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हम लोग को यहाँ आके। मैं लगभग 3 साल से दीपोत्सव में शामिल हूँ और हर बार दीपोत्सव में दियों की संख्या बढ़ाई जाती है। भगवान ने चाहा तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है और ये जल्दी वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल होगी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। 30 अक्टूबर को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। दिवाली की शाम को सरयू नदी के किनारे 1100 वेदाचार भव्य आरती करेंगे, जो एक और विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास होगा। पूरी अयोध्या में 11 से ज्यादा भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाने की तैयारी भी की गई है और नगर के कई प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का निर्माण किया गया है। अयोध्या का दीपोत्सव हमारा अभिमान बढ़ाता है। अयोध्या का दीपोत्सव हर वर्ष नया विश्व कीर्तिमान बनाता है और अयोध्या से ही पूरी दुनिया देखती है कि कैसे हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे हुए पूरी दुनिया को तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश देते हैं, विश्व कल्याण का उपदेश देते हैं। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। दिवाली से पहले धनतेरस के अवसर पर उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति व भजनों से रामनगरी अयोध्या राममय हो उठी है। शाम होते ही राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट व रामकथा पार्क का पूरा क्षेत्र रोशनी से नहा उठा है, तो वहीं लेजर शो, लाइट और साउंड के जरिए रामलीला का वर्णन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए न केवल देश बल्कि कई विदेशी मेहमान भी अयोध्या में मौजूद हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारत चीन की सीमा पर स्थित लेह सैन्य चौकी में जवानों के साथ दिवाली मनाई। रक्षा राज्य मंत्री सुबह लेह में रेजांगला युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने भारत के लिए बलिदान हुए वीर जवानों के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत की और उनकी कुशल क्षेम पूछी। भारत और स्विट्जरलैंड ने रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्विस रेल के प्रमुख एल्बर्ट रोएस्टी द्वारा किया गया। एल्बर्ट रोएस्टी ने अपने संबोधन में रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड की उन्नत रेलवे तकनीक भारतीय रेलवे के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। वहीं भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य पूरे देश में सुरक्षित और तीव्र गति का रेल परिचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ेगा, जिससे रेलवे ट्रैक का रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण में सहयोग मिलेगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के प्रमुख श्रेणी भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित होने वाली 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की गई है। मुख्यधारा सिनेमा की 5 फिल्मों समेत 25 फीचर फिल्मों को 384 फिल्मों में से चुना गया है। भारतीय पैनोरमा 2024 की आरंभिक फिल्म के लिए जूरी ने रणदीप हुड्डा द्वारा निर्देशित स्वातंत्र्य वीर सावरकर हिंदी का चयन किया है। इसके अलावा भारतीय पैनोरमा में 262 फिल्मों में चयनित 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। गैर फीचर श्रेणी में आरंभिक फिल्म के लिए फिल्म निर्णायक समिति की पसंद हर्ष सांगानी द्वारा निर्देशित घर जैसा कुछ है, जो लद्दाखी में है। फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व प्रख्यात फिल्म निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। निर्णायक समिति में 12 सदस्य शामिल हैं। इफ्फी के एक अंग के रूप में भारतीय पैनोरमा 1978 में आरंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य सिने कला से भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के साथ ही भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है।
भारत को एकता सूत्र में पिरोने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पहले राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हर उम्र के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं श्रीनगर, ओडिशा के भुवनेश्वर, गुजरात के अहमदाबाद और असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन को राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अहम योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी को आयोजित करने की शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश की अखंडता को बढ़ावा देने के साथ नागरिकों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना है। जैसे जैसे दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी कम होते जा रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को भी AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। छठ त्यौहार से पहले यमुना का पानी भी गंदा है। एक रिपोर्ट देखिए। दिवाली से पहले दिल्ली में धुंध की चादर, हवा में घुला जहर, खतरनाक श्रेणी पर पहुंचा AQI। राजधानी दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है जहरीली हवाओं का कहर। दिल्ली में यमुना की हालत नाले से भी ज्यादा खराब। 68,000 करोड़ खर्च के बाद गंदगी 3,000 गुना बढ़ी। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ त्योहार आने की खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहार के जाने के बाद दिल्ली में और ज्यादा प्रदूषण के बढ़ने का खतरा भी चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली की जहरीली और दम घोंटू हवा में सांस लेने से दिल्ली के लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। दिवाली से पहले ही हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को तेज दक्षिण पूर्वी सरफेस हवाओं की वजह से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में मामूली सा सुधार हुआ है, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो नरेला में 313, अलीपुर में 306, मुंडका में 338, सोनिया विहार में 313, आनंद विहार में 314, जहांगीरपुरी में 306 और वजीरपुर में 309 दर्ज किया गया है। दिल्ली में जहरीली हवाओं का कहर बढ़ता ही जा रहा है। CPCB का अनुमान है कि दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में हवाओं में घुलते जहर ने लोगों की सांस पर हमला करना शुरू कर दिया है। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को आंखों में जलन, खांसी और खराश जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुना में यह सफेद झाग दूर से देखने में बहुत खूबसूरत लग सकता है, लेकिन यह दिल्ली के चेहरे पर एक बदसूरत धब्बे जैसा है। यह झाग कुछ और नहीं, दिल्ली में यमुना नदी पर छाया जहरीला झाग है। छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। बताते चले कि दिल्ली में अकेले दिल्ली सरकार ने 2017 से अब तक यमुना की सफाई पर 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, लेकिन नतीजा आप यमुना में इस झाग की मोटी परत को देखकर लगा सकते हैं। अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डी न्यूज, दिल्ली। भारतीय रक्षा बलों के लिए एक अच्छी खबर है। ड्रोन की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मजबूत कदम बढ़ाते हुए एक भारतीय कंपनी ने नैनो ड्रोन विकसित किए हैं। ये डिस्पोजेबल लाइट वेट ड्रोन ग्राउंड जीरो पर पैदल सैनिकों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। देखिए स्वावलंबन 2024 से DD न्यूज़ संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। मेरे हाथ में ये नैनो ड्रोन है जिसका वज़न महज 250 ग्राम से भी कम है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये हमारी फ़ौजों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि ये ग्राउंड पे जो सोल्जर है उसको दुश्मन की सारी एक्टिविटीज़ बता सकता है। और मेरे साथ है बॉट लैब्स के ग्रुप कैप्टन सिद्धू। ये बताइए कि इसकी ख़ास बात क्या है और ये इतना 2 किलोमीटर तक दूर जा सकता है, बट व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इट? अच्छा, इसका ये चैलेंज हमें इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने दिया हमें। उसमें उनका रिक्वायरमेंट था कि जो फुट सोल्जर्स उसमें यूज़ करेंगे इसको, 1-2 स्टेशन हो और ये 2 किलोमीटर तक जाके उस जगह की लाइव फीड सोल्जर को दे सके, ताकि उनका सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत बढ़ जाए, ताकि वो अपने करेक्टिव प्लान बना सकें और एक एक्शन ले सकें। इसकी जो सबसे खासियत है कि इसका जो कैमरा डिज़ाइन इस ढंग से किया गया है कि ये आदमी को आइडेंटिफाई कर सकता है 50 मीटर तक, और इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती दुश्मन को किसी भी साइड में, अप टू 30 मीटर्स। तो ये नॉइज़लेस है, इसकी प्रेजेंस दुश्मन को कभी फील नहीं होगी
क्योंकि बाकी ड्रोन में क्या होता है कि आवाज़ से अटेंशन सीक होता है, इसमें आवाज़ नहीं है तो इसका अटेंशन नहीं होगा, वाइल इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी सोल्जर के साथ शेयर होती है। अच्छा, क्या ये ऑल टेरेन है, कहीं भी इसको उड़ा सकते हैं, ऑल वेदर है? हाँ, ये ऑल टेरेन में है और इसकी रेंज 2 किलोमीटर बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें ये लिखा है आपने कि ये डिस्पोजेबल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई डेटा ऐसा स्टोर नहीं होता, अगर ये गलती से दुश्मन के हाथ लग भी जाए या कोई ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम इन्होंने अप्लाई किया जो इसको ये ओवरकम नहीं कर पा रहा, तो उनको ये कभी नहीं पता लगेगा कि कहाँ से उड़ा था, कहाँ जाएगा और क्या इन्फॉर्मेशन इसने पास की है। तो आपने सुना, ये एक ऐसा जासूस है जो दुश्मन की सारी खबर हमको देगा, लेकिन दुश्मन इससे बेखबर रहेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने एनकाउंटर के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादी कितनी तैयारी के साथ भारत में हमले के लिए आए थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर वाले स्थान से सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। साथ ही सेना को दवाई और ड्राई फ्रूट्स भी मिले हैं। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में हुई दिन दहाड़े डकैती मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने इस मामले में 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी अंकित यादव उर्फ शेखर को गिरफ्तार किया है। अंकित पर लूट, डकैती जैसी कई संगीन घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। आरोपी के पास से 755 ग्राम चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। खरीफ मौसम की खरीदारी में एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने 2024-25 के लिए 28 अक्टूबर तक किसानों से 60.63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के बैंक खातों में अब तक सीधे 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए। अब तक धान की कुल खरीद 14,066 करोड़ रुपए की हुई है, जिससे 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों को फायदा हुआ है। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस्तीफे की जानकारी दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विचारों में बढ़ते फासले को देखते हुए ये निर्णय लिया है। उम्मीद है कि पार्टी और समर्थक मेरे इस कदम को समझेंगे। धनतेरस पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को बड़ी सौगात दी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है। नया कमीशन 30 अक्टूबर से लागू होगा। तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ने के बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। वहीं इंडियन ऑयल ने अंतर्राज्यीय माल ढुलाई को सुगम बनाया है। इससे राज्यों के भीतर विभिन्न बाजारों में पेट्रोल डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में कमी आएगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कलाकृतियों को देखा, उनकी सराहना की, साथ ही कलाकारों से बात भी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का भी लोकार्पण किया। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 3 एंटी कैंसर दवाइयों की कीमत कम करने के निर्देश जारी किए हैं। दवाओं को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में इन दवाओं में लगने वाले कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया था। साथ ही 10 अक्टूबर को दवाओं में लगने वाली जीएसटी को 12% से घटाकर 5% तक कर दिया था। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। साथ ही ड्रोन के जरिए सुदूर क्षेत्रों में दवाइयां भेजने के लिए ड्रोन सेवा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मिलकर दिल्ली के एनसीआर में एक गुप्त ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।
इस फैक्ट्री में मेथाफेटामाइन नामक ड्रग का निर्माण किया जाता था। पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी की और लगभग 95 किलोग्राम ड्रग जब्त किए। इसके अलावा कई रसायन और आयातित मशीनरी भी बरामद की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 233 रन की जरूरत थी, जिसे टीम ने 44 ओवर 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 236 रन बनाकर हासिल कर लिया। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 232 रन बनाकर टीम आउट हो गई। इसके जवाब में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय और कप्तान हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारी के बल पर आसानी से हासिल कर लिया। इस लक्ष्य को स्मृति मंधाना 100 रन बनाकर आउट हुई, जबकि हरमनप्रीत 59 रन बनाकर नाबाद रहीं। सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने 59 रनों से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरा वनडे कीवी टीम ने 76 रनों से जीता था। राजस्थान का ढिंगसरी गांव इन दिनों चर्चा में है और चर्चा का कारण है इस गांव में फुटबॉल के खेल की बढ़ती लोकप्रियता। ये रिपोर्ट देखिए। बीकानेर से 75 किलोमीटर दूर ढिंगसरी गांव की इन लड़कियों ने हाल ही में राजस्थान की ओर से खेलते हुए बेलगाम में कर्नाटक को 3-1 से हराकर जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 पर कब्जा किया। वैसे इनके लिए ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी रही क्योंकि इन्होंने 60 साल बाद राष्ट्रीय खिताब जीता, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। पूर्व राज्य खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता मगन सिंह राजवी के बेटे विक्रम सिंह राजवी लड़कियों को फुटबॉल से परिचित कराकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दरअसल ये इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको फुटबॉल की बारीकियों के बारे में भी बताते हैं। अब गांव के लोग समझने लगे हैं कि बेटियों को भी पढ़ा के खिला के आगे बढ़ाया जा सकता है। खेल कोई सा भी, उसमें कास्टिज्म तो है ही नहीं। यहाँ सारी कास्ट खेलती है, एक साथ बैठ के हम रहते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ज्यादातर बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। ग्रामीण अपनी बेटियों को फुटबॉल के खेल में आगे भी बढ़ा रहे हैं। उनके आगे चुनौतियां काफी हैं, लेकिन खेलने की ललक इन चुनौतियों को पार कर जाती है। हम लोगों की 22 लड़कियां गई थी हम पूरी इंडिया टीम में, तो राजस्थान से मैं एक थी और ऐसे अलग अलग स्टेट से बहुत सारी लड़कियां आई थी। पहले तो हमने नहीं सोचा था कि हम फुटबॉल खेलेंगे। फिर एक बार स्कूल से ये से बॉयज आते थे खेलने, तो फिर हमने सोचा कि एक बार हम भी जाके ट्राई करें फुटबॉल खेलना। थोड़ी बहुत लड़कियां आती थी पहले, और फिर हमने आना स्टार्ट किया ग्राउंड में धीरे धीरे। फिर हमको एक बार इंटरेस्ट नहीं था, फिर हमें भी इंटरेस्ट आने लगा फुटबॉल में, इसलिए हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। अभी तो मम्मी पापा कोच सब खुश है। वर्ल्ड कप खेलना है, उसमें बेस्ट गोलकीपर करेंगे। कुछ कर गुजरने की चाह और खेल के मैदान में बहता पसीना आने वाले स्वर्णिम भविष्य की कहानी कहता नजर आता है, और इस बात की तस्दीक करता है कि खेल और खिलाड़ियों के जोश के माध्यम से ढिंगसरी गांव देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा। बीकानेर से 75 किलोमीटर दूर इस ढिंगसरी गांव की बेटियां न केवल राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर अब इंटरनेशनल की तरफ फुटबॉल के क्षेत्र में गमन कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं, जो हर बेटी को, देश की प्रत्येक बेटी, प्रत्येक गांव की बेटी एक सशक्त भूमिका निभाएगी और न केवल पढ़ाई में और अन्य क्षेत्रों में, खेलों की दुनिया में भी अपना विशेष नाम करेंगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। इस साल देश में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विजिलेंस या सतर्कता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को और धार देने के लिए और कर्मियों के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। जिस सप्ताह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पड़ती है, उस सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस साल 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों में मनाया जा रहा है। इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि।
सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह का पालन मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा शपथ लेने के साथ शुरू हुआ है। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसे शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक संदेश में कहा कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि ये विषय बताता है कि अखंडता ही हमारे देश की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण की नींव है। इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। ये सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि पिछले 10 साल में हमारा फोकस तकनीकी और ई गवर्नेंस का उपयोग करके पारदर्शी और जिम्मेदार व्यवस्था तैयार करने पर रहा है। हमने नैतिकता और अखंडता की आत्मा को हमारे संस्थानों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है और इस सप्ताह को लेकर के प्रधानमंत्री ने अपना संदेश दिया है। वो संदेश हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि इस वर्ष की थीम सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति आज के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ साथ सुशासन और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की कुंजी है। ईमानदारी का माहौल संस्थाओं को मजबूत बनाता है, प्रशासन में ईमानदारी को बढ़ावा देता है। ये नीतियों को तैयार करने और निर्णय लेने के दौरान लोगों को ध्यान में रखकर काम करने की ओर ले जाता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान हमने पारदर्शी और जवाबदेह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस का लाभ उठाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हमने अपने संस्थानों को मजबूत करने के लिए नैतिकता और अखंडता की भावना को आगे बढ़ाया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को बड़ी सफलता मिले, ऐसी कामना करता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।